ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अब जरा देखें। मिस्टर ए इज रजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स एक्ट 1990. He is engaged in supply of household appliances and has provided you the following information for the month of August 2011. Supplies made during the month were as follows: taxable, local taxable supplies to registered person 35.5. Local taxable supplies registered person sales tax कितने परसेंट से चार्ज करता है? तो मैं साथ में सॉल्यूशन को भी रेफर करता हूँ। तो 35.5 मिलियन ये हमारी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं बताएगी, तो हम इसके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे और यहाँ पे आउटपुट टैक्स लगेगा। सेकेंड आइटम इज लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सेल किया, अनटिल अनलेस के एग्जामिनर आपको बताए ना कि वो उस एसआरओ में से कोई आइटम है, तो आपने 3% फर्दर टैक्स चार्ज करना है। ठीक है, सो टैक्स लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इसके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स चार्ज होगा और 3% फर्दर टैक्स भी। सो 1700250, सो 1700250 इसके ऊपर आप 17% से सेल्स टैक्स भी चार्ज करोगे और 3% से फर्दर टैक्स भी चार्ज करोगे। एक्सपोर्ट्स टू यूएसए एंड कनाडा 25.5 मिलियन, ये तो सीधा सीधा जो है वो जीरो रेटेड आइटम है, इसके ऊपर 0% से सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सप्लाईज ऑफ एग्जाम गुड्स 5235000, इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। 5235000 इसका आगे कोई आउटपुट टैक्स नहीं बनेगा। जीरो रेटेड के केस में इट इज जीरो, एग्जाम के केस में इट्स नथिंग। Goods worth 1.5 million were returned by registered person. Proper debit credit notes have been issued in this regard. 15 लाख रुपए का सामान रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न किया है, उसका डेबिट क्रेडिट नोट भी इशू हुआ है, तो 15 लाख रुपए एक्चुअली माइनस होना चाहिए किसमें से? 35.5 में से। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 35.5 में से इसको माइनस कर दें, या फिर यहाँ पे माइनस के तौर पे जो रिटर्न है उसको लिख दें और ये आउटपुट टैक्स में से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो मैंने जरा इसको ज्यादा क्लैरिटी के लिए यहाँ अलग लिख दिया, आप यहाँ पे माइनस करके अगर कर लेते हैं तो भी दैट्स फाइन, ठीक है। सो अब इन फिगर्स का टोटल हो जाएगा जी, यहाँ पे टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया, इसका भी टोटल कर लेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे। अभी तक सवाल में कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। सो ये सेटिस्फैक्शन रखें। आगे चले। फॉलोइंग परचेज फ्रॉम मेड ड्यूरिंग द मंथ: परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 53.8 मिलियन एंड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेज हम करते हैं हमारे सोल्यूशन में उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता है। सो 53.8 की ही फिगर मेरे लिए काम की है। सो 53.8 मिलियन इज द रेलेवेंट फिगर जो कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन से मैंने खरीदा है। कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन वर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। ये कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं जो कहाँ से खरीदी आपने? अनरजिस्टर्ड। तो कोई बात नहीं, कुछ भी करें इसको। An amount of rupees 7.5 लाख is payable to registered person since 28 जनवरी 2011। तो ये कौन से वाला रूल हमें रेफर करने की जरूरत है? यहाँ पे 180 दिन वाला रूल बताने की, रिवाइज करने की जरूरत है कि पता है आपको, याद हो गया। तो ये कानून था certain transactions not admissible, और हमने कहा कि इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अलाउड, और क्रेडिट परचेजेस नॉट पेड विद इन 180 दिन। सो 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं हुई तो फिर मुझे उस परचेज को रिवर्स करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ 7.5 लाख इज पेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन सिंस 28 जनवरी 2011। मैं कौन से मंथ का कैलकुलेशन बता रहा हूँ? अगस्त का। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा? अगस्त से। यस, ओके। सो जनवरी 28 से आगे मुझे फिर डेज काउंट करना होंगे, ठीक है। सो फरवरी दिन जरा काउंट कर लेते हैं। सो फरवरी के 28 दिन हो गए, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त। ये तो जुलाई में ही जाके पूरे हो जाते हैं। ये जनवरी 2011 है और अगस्त 2011 की हम कैलकुलेशन बना रहे हैं। अच्छा, जनवरी के मैंने डेज काउंट नहीं किए। जनवरी के कितने दिन होंगे?
कितने दिन होंगे? 28, 29, 30, 31, 4 दिन ये हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 216 दिन बनते हैं, तो 180 दिन से ज्यादा हो गए। लेकिन मुझे देखना ये कि 181वां दिन कब फॉल करता है। तो इसमें से अगर मैं निकाल दूं 31 दिन, तो ये 31 जुलाई की पोजीशन आ जाती है। 31 जुलाई जब खत्म हुआ तो 185 दिन हो चुके। इसका मतलब 181वां दिन किस मंथ में फॉल कर रहा है? जुलाई में फॉल कर रहा है। तो जुलाई में इस परचेज को रिवर्स होना चाहिए, इसको अगस्त में रिवर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको कब रिवर्स होना चाहिए? जुलाई में। क्योंकि अब 180 दिन से ज्यादा हो गए थे जुलाई में, तो फौरन जुलाई में इसको रिवर्स होना चाहिए था। मैं अब इसको रिवर्स नहीं करूंगा। आई सिंपली से कि चूंकि इसके 181वां दिन फॉल करता है जुलाई 2011 में, तो इसको उधर रिवर्स होना चाहिए। तो मैं इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा अगस्त में। ठीक है। सेल्स टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 6,10,000 हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ। पिछले महीने से ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ। तो जो ब्रॉट फॉरवर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं? 6,10,000 अपने इनपुट टैक्स का पार्ट बना देंगे यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इस 6,10,000 को यहाँ पे इनपुट टैक्स का पार्ट बनाएंगे। और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? सेल्स टैक्स पेएबल एट द रेट ऑफ 17%, आवर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी, सो पेनल्टी इज एज इट इज पेएबल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये सारी 7.5 लाख माइनस की किया 7.5, ये एक्चुअली आप समझो कि ये दो फिगर्स नहीं लिखे हैं। ये एक्चुअली एग्जाम में ये जो आपको फिगर दी हुई है 53.8, ठीक है, 53.8 इज द करेक्ट फिगर जो कि परचेज की बताई हुई है, वही लेनी है आपको। एक्चुअली मुझे करना ही चाहिए था कि मैं इसको डिलीट कर देता है नंबर की दो फिगर्स को, जो कि मैंने नहीं किया हुआ। तो आप इसको अपने पास नोट कर लेंगे, इन दो फिगर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। सो 53.8 इज द अमाउंट ऑफ परचेज। 53.8 की दी है और इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इसी फिगर को इस्तेमाल करके आगे यूज करें। ओके, सो आई थिंक ये मैकेनिक्स मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हम ये इसको किस बुनियाद पे, इस बुनियाद पे अपॉर्शन करते हैं, वो कैसे होता है। और फिर आगे कैलकुलेशन में हम जब इनपुट टैक्स का टोटल बना लेते हैं, इसको 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखें फिगर कौन सी ज्यादा है, 90% वाली फिगर ज्यादा बन रही है, तो इसका मतलब लिमिट के अंदर ही है आपका इनपुट टैक्स। ये आपका इनपुट टैक्स है, तो आप इसमें से ये माइनस करोगे एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 में नया कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको पहले ना आती हो। तो आप बेशक क्वेश्चन 7 के साथ नोट कर सकते हैं कि मुझे इस सवाल को दोबारा रिवीजन के वक्त सॉल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर F is registered under Sales Tax Act and is engaged in the business of manufacture and supply of home appliances. Following information has been extracted from records for the month of February 2012. Purchases local from registered suppliers. क्या आपको सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होगा? जी हाँ, कितना? 17%। फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, क्या आपको सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होगा? 17% के साथ 3% भी चार्ज हुआ होगा। हाँ, ये परचेज है और किससे कर रहे हैं आप? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये वो इररिलेवेंट वाला इंफॉर्मेशन, ठीक है। सप्लाई सेल्स पे आ रहे हैं। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, 17% सेल्स टैक्स। फिगर भी साथ साथ लिखते जाए सोल्यूशन को। तो परचेज का फिगर हमारे पास क्या था, जिस तरह देखें 70,250,000। तो ये 70,250,000 यहाँ पे आ गया। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो भी हम देख लेते हैं, सवाल में दी हुई। तो 70,250,000 ये आ गए। उसके बाद 15,750,000 ये मेरे लिए इररिलेवेंट फिगर है क्योंकि मैंने परचेज या रजिस्टर्ड पर्सन से किया है। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 72,870,000। तो ये 72,870,000 के ऊपर सेल्स टैक्स 17% से चार्ज होगा और ये आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। कोई नई चीज नहीं है, तसल्ली रखें। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 98,50,000। 98,50,000 पे 17% सेल्स टैक्स भी चार्ज होगा और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। और इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, ये चीज आपको पता है। अपने दिमाग को वहां पे जहमत देंगे जहाँ पे नई चीज आएगी, ठीक है।
एक्सपोर्ट्स टू कनाडा एंड यूएसए 12,700,000 जीरो रेटेड है, एक्सपोर्ट का आइटम है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पता है। उसके बाद फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अ न्यू मशीनरी परचेज फॉर ₹12 million वॉज कमीशन टू ऑपरेशन ड्यूरिंग फरवरी 2012। 12 मिलियन की मशीन खरीदी आपने, और मशीनरी के केस में हम क्या करते हैं, ये मशीनरी का आइटम अलग से लिखेंगे और यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू लिखी। इस ग्रॉस वैल्यू को इस प्रोपोर्शन में इन दो के दरमियान पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, 17% सेल्स टैक्स बनाया। जितना पोर्शन ताल्लुक रखता था किसके साथ, जीरो रेटेड के साथ, उसका क्या किया, रिफंड क्लेम कर दिया। और जिसका ताल्लुक था नॉर्मल सप्लाई के साथ, उसको जरा अलहदा करके लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर 90% की लिमिट नहीं लगा सकते, ठीक है, इसलिए हमने इसको थोड़ा अलग लिखा, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, आपको पहले से पता है। सब स्टैंडर्ड सप्लाईज अमाउंटिंग टू ₹45 लाख वर रिटर्न टू वेंडर्स, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स रेज्ड इन दिस रिगार्ड। ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न? वर रिटर्न टू वेंडर्स, वेंडर तो आपको सामान सप्लाई करता है ना, वेंडर होता है जो सामान सप्लाई करता है। तो ये क्या रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न 4.5 मिलियन प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट है, तो मैं यहाँ परचेज में से माइनस कर लेता हूँ इसको, और जो जवाब बनेगा माइनस करने के बाद इसको फिर क्या कर दूंगा, पोर्शन करके इसका इनपुट टैक्स बना दूंगा। उसके बाद गुड्स वर्थ 72 लाख और रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर, ये कौन सा रिटर्न है, ये सेल रिटर्न है। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स वर रेज्ड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, तो 72 लाख रुपए की सेल्स रिटर्न है। तो ये रिटर्न मैंने यहाँ नीचे लिख दी है, आप इसको ऊपर भी माइनस कर सकते हैं अगर अपना टाइम बचाना चाहें, तो आप ये कर सकते हैं 72 लाख को इधर ही माइनस कर दो, और जो बाकी जवाब बचे उसमें उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगा। सो मैथमेटिकली इट इज द सेम थिंग। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ ₹8 लाख वीजा ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स आउटस्टैंडिंग सिंस जुलाई 2011, द लेटेड इनपुट टैक्स वाज अकाउंटेड फॉर इन रेलेवेंट टैक्स पीरियड। अगेन वही 180 दिन वाला मसला है, तो कब से आउटस्टैंडिंग है, जुलाई 2011 से, और ये कौन सा मंथ है, फरवरी 2012। तो जुलाई से आगे आप काउंट करना शुरू कर देंगे, और जुलाई के मंथ की डेट नहीं बताएगी, तो 1 जुलाई भी हो सकता है, 31 जुलाई भी हो सकता है, बीच में भी कोई तारीख हो सकती है। लेकिन अगर मैं जुलाई को छोड़ के डेज की काउंटिंग करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जुलाई को इग्नोर भी करूँ, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये वैसे ही 184 दिन, अगर उसको जुलाई को ना भी शामिल करें, तो आप जिस मंथ की कैलकुलेशन बना रहे हैं वो कौन सा है, वो तो फरवरी का मंथ है। तो ये तो हमारे इस मंथ के स्टार्ट होने से पहले ही 180 दिन क्रॉस कर चुके हैं, तो इसका मतलब इसको इस मंथ में तो रिवर्स होना ही नहीं। तो इस इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करेंगे, 8,20,000 को छोड़ देंगे, क्योंकि इसके 181वां दिन हमारे इस टैक्स पीरियड में फॉल नहीं कर रहा। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ 910,500, तो इसको मैं इनपुट टैक्स का पार्ट बनाया करता हूँ। तो 910,500 को यहाँ पे लिखेंगे, इनपुट टैक्सेस में जमा करेंगे, 90% की लिमिट लगाएंगे, एंड सो ऑन। तो इस सवाल में कोई नई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आप अगेन एक क्रॉस मार सकते हैं कि इसको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, कोई नई बात नहीं सिखा रहा आपको ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। Z is registered under Sales Tax Act 1990 and is engaged manufacturer and supply of product A, B. Following information has been extracted from the record. अब यहाँ पे इन्होंने एक आपके साथ चालाकी ये किया कि 2 प्रोडक्ट्स बता दिए A और B, और नीचे कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। सो लोकल सप्लाईज जो है वो प्रोडक्ट A और B, हम इसको क्या करेंगे, 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको क्या करेंगे, जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, जीरो रेटेड। रिकॉर्डिंग का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो है वो रोज के बैठ जाए क्लास में बोलता रहिए, थोड़ा तवज्जो भी करें। रिकॉर्ड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी स्पीड हमारी तेज है, तो आज भी रिकॉर्डिंग टिल द एंड, मतलब ये अगले जो मैसेज पे होंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि
क्लास इन्वॉल्व नहीं हो रही है इसके अंदर, या तवज्जो नहीं दे रही, या आप आने ही छोड़ गए, आप कह रहे हैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा आराम से, हम सुबह पेमेंट करने की क्या जरूरत है, तो फिर भी मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर दूँगा एक चीज़। ये सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए, आपको जब किसी सवाल में कोई मसला हो तो आप वीडियो में देख के उसको रिवाइज करें। सो एक्सपोर्ट्स को क्या करते हैं, जीरो रेट। परचेजेस मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो 17% सेल्स टैक्स चार्ज होगा। मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। दिस इज द इररिलेवेंट वैल्यू और फिगर। प्रोडक्ट ए इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम चार्ज ऑफ सेल्स टैक्स। ओहो, क्या हो गया कि प्रोडक्ट ए क्या है, एग्जेम्प्ट। इस सवाल में एक नई चीज आ गई, प्रोडक्ट ए एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स है। इसका मतलब कौन सा आइटम है, ये 6 कैजुअल, ठीक है। 6 कैजुअल आइटम है, लोकल सप्लाई करोगे, सेल्स टैक्स चार्ज करोगे, नो। तो इसको कहाँ लिखेंगे, 535000, कहाँ लिखोगे इसको, एग्जेम्प्ट का कॉलम, और यहाँ पे लिखोगे 535000। उसके बाद यही प्रोडक्ट है, ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। तो एग्जेम्प्ट आइटम जब एक्सपोर्ट होगा तो फिर उसको क्या करना है, उसको फिर जीरो रेट करना है। ये नई चीज है इस सवाल, ये आपको पहले शायद नहीं पता था कि अगर एग्जेम्प्ट आइटम को एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो वो फिर क्या एग्जेम्प्ट ही रहता है या वो जीरो रेटेड हो जाता है, वो फिर जीरो रेटेड हो जाता है, ठीक है। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर। उसके बाद जो प्रोडक्ट बी है उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं दी गई, इसलिए 10, 100, 1000 के ऊपर 17% नॉर्मल टैक्स चार्ज होगा, तो इसको 17% चार्ज करेंगे। और जो प्रोडक्ट बी है जब वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, जीरो रेटेड, 395000, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसलिए मैं इसको जीरो रेटेड करूँगा। Okay, so only one thing till now. Sales tax credit brought forward from previous month 2,62,500. So ये 262,500 यहाँ पे आपका इनपुट टैक्स brought forward है। Substandard supplies worth 1.5 lakh were returned to registered vendors and debit credit notes were issued. ये क्या है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, 1.5 लाख को माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या है, Invoice dated now amounted to rupees 1 lakh had not been claimed inadvertently, गलती से भूल गए 1 लाख का इनपुट टैक्स क्लेम कर। This oversight was detected in the month of August 2012. So आप अगस्त 2012 का कैलकुलेशन बना रहे हैं, लेकिन परचेज किस मंथ की है, फरवरी 2012 की। प्रोविजन ऑफ लॉ जो रेलेवेंट है मेरे से वो कौन सी है, प्रोविजन ऑफ लॉ जो रेलेवेंट है वो ये वाली है कि इनपुट टैक्स इज नॉट क्लेम्ड, रेलेवेंट टैक्स पीरियड कैन बी क्लेम्ड इन 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड, ठीक है जी। सो फरवरी के मंथ की अगर परचेज है और मैं क्लेम करना भूल गया तो मेरे पास 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड देखें कब तक बनते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त जो है वो 6th सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड बन रहा है, तो इसका मतलब अगस्त में बिल्कुल क्लेम कर सकता हूँ, आखिरी महीना जब मुझे याद सही टाइम पे आ गया तो 1 लाख रुपए का मैं इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकता हूँ, मैं रेलेवेंट मंथ पे भूल गया। तो इसलिए 1 लाख मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जमा कर लेता हूँ अपनी परचेजेस में, क्योंकि इसका भी मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ। ये परचेज में शामिल है या नहीं है, क्योंकि ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उस परचेज के अलावा फिगर बताएगा। सेल्स टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 17% और दैट्स इट। तो इस सवाल में एक ही नई चीज़ है, और वो क्या कि अगर एग्जाम्ड आइटम एक्सपोर्ट हो जाए तो फिर वो जीरो रेटेड हो जाए। यहाँ से एक और चीज़ भी ध्यान रखना, कोई भी आइटम एक्सपोर्ट अगर हो जाएगा तो जीरो रेटेड ही होगा। तो एक्सपोर्ट पे कोई बहस नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, Mr. C, a manufacturer of household appliances, is registered under the Sales Tax Act. Following information extracted from records. Local supplies of manufactured goods to registered person, 17% से सेल्स टैक्स चार्ज होगा, 26,860,000। इस फिगर को जरा देख लेते हैं। तो 26,860,000, 17% सेल्स टैक्स, और कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान। लोकल सप्लाईज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 35,50,000। तो 35,50,000 के ऊपर नॉर्मल टैक्स भी होगा और साथ में फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे।
लोकल सप्लाईज ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, तो 12,50,000 जीरो रेटेड गुड्स है, तो इसका मतलब 12,50,000 के ऊपर जो सेल्स टैक्स होगा वो 0% से चार्ज होगा। और लोकल परचेजेस सॉरी एक्सपोर्ट्स टू मलेशिया 15 मिलियन, तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, जीरो रेटेड। तो लोकल सप्लाई फिक्स्ड स्केड्यूल आइटम की जीरो रेटेड है, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी जीरो रेटेड। परचेजेस में रजिस्टर्ड पर्सन से आपने खरीदा जो सामान 40 लाख 4 करोड़ 5,50,000, तो ये जो 40,550,000 है ये मेरी रेलेवेंट फिगर है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन जो सामान खरीदा उसने कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया, इररेलेवेंट फिगर। सो अभी तक कुछ नया है, कुछ नहीं है, गोइंग स्मूथ। सप्लाईज वर्थ 13 लाख वर रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्संस। क्या है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न? सेल रिटर्न। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स फॉर रेज विद इन स्पेसिफाइड 13 लाख रुपए की रिटर्न जो है यहाँ पे आप लिख दें। इसका दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो क्या हो सकता है, एक तो ये मेथड है, यहाँ पे लिख दो, या फिर जो आपकी ये सेल्स है इसी में से माइनस करके यहाँ पे कैलकुलेशन को अपडेट कर दो, बोथ आर करेक्ट। लोकल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड एन इनवॉइस ऑफ 60,000 व्हिच वाज इशूड इन द नेम ऑफ मिस्टर क्लेवर्स अंकल। ये क्या हो गया, ये कोई नई चीज आ गई हुई। लोकल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड एन इनवॉइस ऑफ 60,000 which was issued in the name of Mr. Clever's uncle। तो आप कैलकुलेशन मिस्टर क्लेवर की बना रहे हैं, लेकिन उसके चाचू के नाम पे इनवॉइस बन गई, तो क्या मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ? तो इनपुट टैक्स के लिए हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, यही सेक्शन 7 था जिसमें हमने इनपुट टैक्स के लिए कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। तो ये पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है, जरा इसको जूम इन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ के देखें। शुड बी सपोर्टेड, यानी आपका जो इनपुट टैक्स है should be supported by sales tax invoice bearing name and registration number of taxpayer who is claiming input tax। जो इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहता है उसका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। किसके ऊपर? इनवॉइस के ऊपर। इनवॉइस पे किसका नाम है? चाचू का, राइट। तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ठीक हो गए। तो इसका मतलब 60,000 रुपए की जो परचेज है उसको यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि इसका तो इनपुट टैक्स मैं क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज अ न्यू मशीन ऑफ 3 मिलियन वाज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड पुट इनटू ऑपरेशन ड्यूरिंग द सेम मंथ। मशीनरी का आपको कैलकुलेशन पता है कि यहाँ पे आप 3 मिलियन बनाएंगे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, जीरो रेटेड का रिफंड ले लेंगे, और बाकी का इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, आउटपुट टैक्स में से माइनस करेंगे, लेकिन 90% की लिमिट नहीं लगानी इसकी इसको लहजा रखा। सेल्स टैक्स क्रेडिट 4,10,000 ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ। 4,10,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड है, इसको अपनी इनपुट टैक्स में इस महीने शामिल कर लो, लिमिट लगाते हुए इसको भी कंसिडर करो। तो इस सवाल में क्या नई चीज है? एक ही नई चीज है, वो क्या? ये वाला कि जो आपको इनवॉइस आपके नाम पे दी थी उसका इनपुट टैक्स आप नहीं ले सकते। तो सिंपल एक ही बात है, पूरा सवाल अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है रिवीजन करते हुए, बस एक ये चीज़ नोट कर लेना अपने पास कि ये मुझे ध्यान रखना, क्योंकि आगे बड़े सवाल ऐसे आएंगे जो रिवाइज करने की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। Faizan is registered the Sales Tax Act 1990 and is registered in the business of manufacture and supply of engineering goods. Following information extracted from records for the month of August 2013. Supply is made during the month were as follows. नई चीज आ गई भाई, क्या आ गया? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट। यानी आप जितने का सामान आप मार्केट में बेच रहे हैं उस पर कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो पहले जरा डिस्काउंट की प्रोविजन देख लेते हैं सेल्स टैक्स लॉ में क्या है। वो प्रोविजन ऑफ लॉ पहले देख लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है इसको। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था वैल्यू सप्लाई में। वैल्यू सप्लाई में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने एक 100 रुपए की चीज़ है और उसको लेट से 80 रुपए का बेच दिया, तो अब सेल्स टैक्स 100 पे चार्ज करना है या 80 रुपए पे, इस बात का फैसला किस बुनियाद पे होगा? अगर तो आपकी सेल ये दो कंडीशंस पूरी कर रही है, ये जो रेड में लिखी है,
अगर ये दो कंडीशन पूरी कर रही है तो फिर आप सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हैं 80 के ऊपर यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे। लेकिन अगर इसमें से कोई कंडीशन वायलेट हो रही है तो फिर सेल्स टैक्स चार्ज होगा 100 के ऊपर। तो आप 80 रुपए की चीज बेचो, वैल्यू सप्लाई 80 लोगे, लेकिन सेल्स टैक्स उसके ऊपर 17% जो चार्ज होगा वो 100 का 17% लेंगे, 80 का नहीं। तो ये प्रोविजन ऑफ लॉ है जी, ठीक है। अब जरा सवाल का इंफॉर्मेशन देखते हैं। डिस्काउंट भी इसने बताया, यानी ग्रॉस अमाउंट है लेट्स से 16 मिलियन और डिस्काउंट है 8 लाख, तो इसका मतलब 15 मिलियन और 2 लाख ये आपने नेट अमाउंट है सेल की। सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज, लोकल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन नूरी लिमिटेड, सूरी लिमिटेड। तो ये दो कंपनीज हैं, इनको आपने सेल किया, दोनों को डिस्काउंट दिया। लोकल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको भी डिस्काउंट दिया था। एक्सपोर्ट टू जॉर्डन, एक्सपोर्ट 0 रेटेड होंगी, ऊपर वाले सारे 17% सेल्स टैक्स है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हुए कितना सेल्स टैक्स होगा, 3% फर्दर टैक्स भी होगा। अब सारा इस सवाल के अंदर सबसे पहला मुद्दा आपको ये सॉल्व करना है कि मुझे टैक्स के जो रेट अप्लाई करने हैं वो क्या है, 16 मिलियन, 4 मिलियन, 4.2 के ऊपर अप्लाई करने हैं या फिर इस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर करने हैं। ये आपको मुद्दा हल करना है सबसे पहले, ठीक है। फैजान नॉर्मली अलाउज 5% डिस्काउंट टू ऑल कस्टमर्स। तो फैजान नॉर्मली डिस्काउंट कितना अलाउ करता है, 5%। इसका मतलब क्या हुआ, इसने बता दिया डिस्काउंट इज इन कन्फॉर्मिटी ऑफ नॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी जो डिस्काउंट है अगर वो नॉर्म्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक है तो ठीक है, और नॉर्मल डिस्काउंट उसने बता दिया कितना है, 5%। However, as a special case, discount of 10% was allowed to Suri Limited. All discounts were shown on the invoice. तमाम डिस्काउंट्स को इनवॉइस पे शो किया गया है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन तो सब जगह पूरी हो रही है, यानी कि सेल्स टैक्स इनवॉइस शुड शो द डिस्काउंटेड प्राइस, ये तो कंप्लाइंट है। लेकिन एक एबनॉर्मल डिस्काउंट आपने दे दिया किसको, सूरी लिमिटेड। अब जरा देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बना के देखो, ये जो 8 लाख है ये 16 मिलियन का कितना परसेंट बनता है, कितना परसेंट बनता है, जरा बना के देखें। सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 160, तो ये 5% बनता है। तो इसका मतलब ये 5% तो नॉर्मल डिस्काउंट है, और ये वाला डिस्काउंट कितना बनता है, ये 10%। इसका मतलब ये एबनॉर्मल डिस्काउंट है, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल डिस्काउंट है वो टैक्स लॉ ने कहा है कि आपने जब सेल्स टैक्स चार्ज करना है तो एबनॉर्मल डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिस्काउंट होना चाहिए। तो अब हमारा जो सोल्यूशन बनेगा इसका, इस सेगमेंट का, वो ये बनेगा कि आपके पास जो 15-200,000 जो आपने नूरी को सेल किया वो तो ठीक है, यानी मैं 15-200,000 ले सकता हूँ ना, क्योंकि इस पे कितना डिस्काउंट है, तो ये ठीक डिस्काउंट है। तो इसका मतलब ये 15-200,000 के ऊपर हम सेल्स टैक्स 17% चार्ज करें, ये तो सही बात है। लेकिन जो 4 मिलियन है उसमें से ये जब 4 लाख माइनस किया तो 3.6 मिलियन मिला है, इसमें गलती है। इसमें गलती क्या है कि डिस्काउंट 10% दे दिया आपको, कितना देना चाहिए था, 5%, ठीक है। तो 5% से जो डिस्काउंट है वो अगर बनाया जाए तो कितना बनता है, अगर मैं 4 मिलियन का इसका 5% बना लूं तो वो कितना बनता है, 2 लाख। तो 40 लाख में से 2 लाख निकालेंगे तो कितना बनता है, 38 लाख। 38 लाख नॉर्मल डिस्काउंट वाली वैल्यू। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या जमा करेंगे, 38 लाख जमा करेंगे, और 38 लाख जो है उसके ऊपर, उसको जब इसमें आप ऐड कर लोगे तो जो आंसर बनेगा उसके ऊपर आप 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। तो इस सवाल का जो हार्ड टॉपिक है वो यही है। ये पॉइंट समझ आ गया सबको, डिस्काउंट वाला क्लैरिटी मिल गई सबको कि जो नॉर्मल रूटीन में डिस्काउंट देते हैं वही आप माइनस कर लें तो कोई मसला नहीं है, सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन ठीक है। उसके बाद लोकल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 3,990,000 हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्काउंट दिया है, इसके ऊपर 17% से नॉर्मल सेल्स टैक्स होगा और 3% का फर्दर टैक्स होगा। मैं डिस्काउंटेड प्राइस ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अगेन देखो कितना परसेंट है इसका, परसेंटेज देखो तो इसका 2,10,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख,
तो 5% तो नॉर्मल डिस्काउंट है, तो इसका मतलब मैं डिस्काउंटेड वैल्यू 39,90,000 ले सकता हूँ, ठीक है। तो वही वैल्यू हमने ली है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो है 6 मिलियन, ये जीरो रेटेड होगी, तो 6 मिलियन की एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड हो गई। आगे चलते हैं। फैजान नॉर्मली अलाउड डिस्काउंट, ये हमने हल कर लिया। सप्लाईज वर्थ 6,17,500 नेट ऑफ डिस्काउंट वर रिटर्न बाय नूरी लिमिटेड, प्रॉपर डेबिट एंड नोट्स वर इशूड इन दिस रिगार्ड। सो जो नूरी लिमिटेड है, नूरी की जो सेल थी वो तो ठीक थी ना, वो ठीक थी, 15 मिलियन और 200,000, तो 6,17,500 का रिटर्न है। तो रिटर्न का क्या कैलकुलेशन होगा, हम इसको एक 6,17,500 एक नेगेटिव एंट्री यहाँ पे बता देंगे, ये रिटर्न है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप सीधा यहाँ नूरी लिमिटेड की सेल है 15,200,000, इसमें से ये फिगर माइनस करके तो भी कैलकुलेशन बना सकते हैं, बोथ विल बी न्यूमेरिकली करेक्ट। Following purchases were made during the month. Local material from registered person 27 million. Yes, relevant to us 17% sales tax charge हुआ. Local material from unregistered person कोई ताल्लुक नहीं हुआ। 27 मिलियन is the relevant figure. इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगा और इसके ऊपर सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन 17% से हम बनाएंगे। Record indicated that a pump and a motor were given to Faizan's friend free of cost. The list price of the pump and motor is 33 लाख। हाँ जी भाई, फ्री आइटम किसी को दे दे तो क्या देखना होता है कि क्या मैन्युफैक्चर्ड आइटम है या नहीं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ लॉ कौन सी है बता देता हूँ आपको, कौन सी वाली है, सप्लाई का डेफिनेशन, और इसमें क्या था, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टैक्सेबल है। तो अगर तो आपकी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, अगर ये आप खुद बनाते हैं और किसी को फ्री में दे देते हैं तो वो सेल ट्रीट होगा। तो ये जो आपने इसको अपने दोस्त को जो प्रोवाइड किया सामान, क्या आप ये बताते भी हैं, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, तो इसका मतलब आप मैन्युफैक्चरर हो, राइट। सवाल में क्लू मौजूद है इस चीज का, तो इसलिए आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, इसलिए सेल्स ट्रीट होगा। तो 33,000 रुपए की सेल्स आप यहाँ पे सेल टू फ्रेंड 33,000 रुपए, 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। दोस्त ने आपको कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन आपको कितने पैसे पड़ गए अपनी जेब से, 5,610 रुपए जो सेल्स टैक्स के आपने देने। तो आपने दोस्त को कहेंगे मुफ्त में मिलेगा, लेकिन 5600 रुपए दे दो, वो गवर्नमेंट को देंगे। Faizan is required to pay penalty as it is payable on account of so and so. Sales tax rate brought forward 8,50,280। तो ब्रॉड फॉरवर्ड सेल्स टैक्स को सिंपली 850,280 यहाँ पे आप लिख लोगे, आपके इनपुट टैक्स का पार्ट बन जाएगा। 90% की लिमिट अप्लाई होगी। 90% का जो फिगर है वो देखो कितना बन रहा है, कम बन रहा है ना आउटपुट टैक्स से, तो इसका मतलब कौन सा फिगर माइनस करोगे आउटपुट टैक्स में से, इसमें से ये वाला, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 44,70,794 और 34,28,042, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस सवाल में नई चीज क्या थी, डिस्काउंटेड वैल्यू, वो आपने सीखा कि अगर नॉर्मल डिस्काउंट हो तो वो हम माइनस कर सकते हैं वैल्यू सप्लाई में से, अदरवाइज। ओके, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? एनीथिंग?